वेलकम बैक टू आयुर्वेदा मेडिजी चॅनल. आज आपण रसशास्त्र का अध्याय 7वां कल्पना निर्माण 2 पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट है अवलेह कल्पना. अवलेह कल्पना की परिभाषा है क्वाथ, स्वरस, फांट आदि को अग्नि पर पुनः पाक करके गाढ़ा कर लिया जाए तो उसे अवलेह की क्या बोलते हैं? रसक्रिया बोलते हैं, अवलेह बोलते हैं या फिर लेह बोलते हैं. जो च्यवनप्राश वगैरह होता है वो अवलेह होता है, मतलब उस कंसिस्टेंसी कि इसको अवलेह बोलते हैं. देन मात्रा है एक पल देनी है. निर्माण विधि क्या है अवलेह की? पहले तो स्वरस पात कल को लेते हैं, उसमें मधुर द्रव्य डालकर पकाते हैं. देन यदि कलकर डालने का उल्लेख है तो एक दो तार चाशनी बनाने के बाद मिलाते हैं. मतलब कलका जब डालना है तो एक दो तार चाशनी बनाएंगे, उसके बाद उसको मिलाएंगे. देन अवलेह सिद्धि लक्षण आने पर इसे अग्नि से उतार लेते हैं और फिर ठंडा होने पर प्रक्षेप द्रव्य मिलाते हैं और एकदम ठंडा होने पर शहद मिलाते हैं. ठंडा होने पर प्रक्षेप द्रव्य और पूरा ठंडा होने के बाद शहद मिलाते हैं. अगर गुड़ मिलाना हो तो 2 गुना मिलाना है और चीनी मिलाना हो तो 4 गुना. ऐसे ये बताया गया है. देन तापमान मृदु से मध्यम अग्नि. तापमान कैसे देते हैं? मृदु अग्नि देते हैं और पहले और फिर मध्यम अग्नि. तीव्र अग्नि क्यों नहीं देते? क्योंकि उसमें शुगर डाली थी अपन, उसका कैरमलाइजेशन हो जाएगा या फिर पात्र से बाहर आने का भय होता है, इसलिए. देन सिद्धि लक्षण क्या है अवलेह के? तंतुमत्व, मतलब तार बनना चाहिए, ऐसे करते तो अपन. अपसुमंजन मतलब पानी में कुछ बूंदे डालने पर वो नीचे बैठ जानी चाहिए. स्थिरत्व मतलब बूंद स्थिर हो जानी चाहिए जो अपन ने डाला है, वो ऐसे फैलना नहीं चाहिए. पीड़ित मुद्रा मतलब अंगूठे से ऐसे दबाएंगे तो वो जो निशान रहते हैं अंगूठे पे, जो लाइंस रहती है वो दिखनी चाहिए. गंधवर्ण रसोद्भव मतलब प्रयुक्त औषधियों के गंधवर्ण तथा रस का आ जाता है, मतलब जो अपन ने डाला है उसका गंधवर्ण आना चाहिए. और इसकी सभ्यता अवधि होती है 3 साल. फर्स्ट है वासा अवलेह. वासा अवलेह किस चीज में देते हैं? वासा से ही श्वास, कास, राजी, यक्ष्मा याद रखना. देन घटक द्रव्य क्या क्या है? वासा, स्वरस या फिर वासा को हाथ लेते हैं 46 तोला. देन शर्करा 32 तोला, पिपली चूर्ण लेते हैं 8 तोला, घृत लेते हैं 8 तोला, शहद 32 तोला और इसकी मात्रा होती है 1 तोला. ये पूछ सकते हैं, लर्न करना है इसके घटक द्रव्य. कुष्मांड अवलेह, ये भी इंपॉर्टेंट है. कुष्मांड अवलेह में श्वास, कास या फिर रक्त पित्त के लिए रहता है कुष्मांड अवलेह, तो इसलिए बीज रहित कुष्मांड 100 बल. घृत लेना है 8 पल. देन त्रिकटु, त्रिजा, श्वेत जीरा और धान्य. त्रिजात में क्या क्या आता है? तेजपत्र आता है, एला आता है और त्वक आता है. और शहद लेना है 4 पल और मात्रा है इसकी 1 तोला. स्नेह कल्पना, तो स्नेह कल्पना में क्या रहेगा? एक तो 4 प्रकार के स्नेह रहेंगे, उसमें कुछ मतलब एड ऑन किया जाएगा कोई द्रव्य और उसको पकाएंगे, उसको ही स्नेह कल्पना बोलेंगे. सो क्या बोला है? घृत, तेल, वसा, मज्जा, इन 4 प्रकार के स्नेहों का उपयोग विभिन्न औषधियों के साथ निर्मित कर प्रयुक्त किया जाता है. स्नेह कल्पना का प्रयोग या फिर पान, अभ्यंग तथा नस्य के रूप में किया जाता है. अभ्यंग के लिए अपन तेल का उपयोग करते हैं और नस्य में भी अनु तेल का वगैरह प्रयोग करते हैं, तो वह स्नेह कल्पना के अंडर उसका पान किया जाता है. स्नेह का पान इन दोनों इसमें किया जाता है. देन स्नेह कल्पना में औषधि उपस्थित वाटर सोल्यूबल के साथ साथ फैट सोल्यूबल कंटेंट भी आने के कारण स्नेह के जो स्नेह होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के कारण इस कल्पना का अपना अलग उद्देश्य है. ये मेन पॉइंट बताया इसका. देन परिभाषा क्या बोलती है? कल्क द्रव्य की स्नेह तथा द्रव के साथ एक विशेष मात्रा में लेकर पाक करने के पश्चात प्राप्त औषधियों को स्नेह कल्क कही जाती है. मतलब पहले तो स्नेह लेना है और द्रव डालना है उसमें और उसको एक विशिष्ट मात्रा में लेकर उसका पाक करना है, उसी को ही अपन स्नेह कल्पना बोलेंगे. देन सामान्य विधि मतलब स्नेह कल्पना कैसे बनाई जाती है उसकी विधि. स्नेह को मंद अग्नि पर गर्म करते हैं पहले, फिर कर्क डाल के चलाते हैं. उसमें जो पेस्ट जैसे जिसका भी अपन को डालना है, वो तेल जिसका भी बनाना है अपन को, उसका कल्क मतलब पेस्ट फॉर्म में उसको डालेंगे. देन द्रव डालकर सिद्धि लक्षण तक पाक करेंगे और सूती वस्त्र से छान कर सुरक्षित रख देते हैं. जैसे अपन हेयर ऑयल बनाते हैं घर पे, उसको भी वैसे ही करते हैं. सो वैसे ही इसकी सामान्य विधि है. तो अभी इस पे मात्रा बताइए.
मतलब कल्क कितना भाग लेना है, स्नेह कितना भाग, और द्रव जो डालेंगे अपन वो कितना भाग लेना है। सो कल्क 1 भाग लेना है, स्नेह 4 भाग लेना है, और 16 भाग द्रव डालना है अपन को। और ये द्रव उड़ने तक इसको पकाते हैं। स्नेह सिद्धि करने के लिए क्वाथ, अगर अपन स्नेह सिद्धि में क्वाथ डाल दे, इधर कल्क डाला था अपन ने, अब अगर अपन अभी क्वाथ डालेंगे तो मृदु द्रव्य रहेंगे। मृदु द्रव्य मतलब अर्थात मृदु द्रव्य जैसे गुड़ुची आदि को 4 गुना पाक, मतलब उसमें जो जल की मात्रा है वो 1:4 रहेंगी। मध्यम द्रव्य रहेंगे जैसे कि आरगवत वगैरह हो गया तो 8 गुना, और कठिन द्रव्य में भी 8 गुना डालना है। और अगर अति कठिन द्रव्य है तो 16 गुना जल की मात्रा में, 16 गुना जल क्वाथ निर्माण हेतु प्रयुक्त करना चाहिए। तो मतलब ये जो है ये जल की मात्रा है, मतलब मृदु द्रव्य में 1:4 ये जल की मात्रा है। मध्यम द्रव्य रहेगा तो 8 गुना, कठिन द्रव्य में 8 गुना, और अति कठिन में 16 गुना। देन और द्रव्य की मात्रा बताइए, ये जो मेजरमेंट के हिसाब से बताइए। जैसे कर्ष से लेके पल तक 16 गुना जल, पल से लेके कुड़व तक 8 गुना, और अगर एक प्रस्थ से एक खारी तक 4 गुना जल ग्रहण करना चाहिए, ऐसे बताया। अब स्नेह पाक जो अपन ने ऊपर दिखा देखा था वही इधर भी लिखा है, 1:4:60 कल का स्नेह और द्रव्य। अगर ये जो द्रव्य है ये इसमें अगर अपन को जल यूज करना है तो 16, 1:4:16। ये द्रव्य में अगर अपन को क्वाथ यूज करना है तो 1:6:24। और यही द्रव्य में अगर स्वरस यूज करना है, मतलब ताजा जो जूस रहता है वो यूज करना होगा तो 1:8:32 यूज करना है। सो ये 4 16 होता है, 6 × 4 24, और 8 × 4 32 होता है। तो ऐसे करके इसको याद रखना, क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो इसलिए ऐसे करके इसको याद रखना। इसके 4 गुना ही है सब, 16 के 4 गुना 24, 8 के 4 गुना 32। और ये जल क्वाथ और स्वरस इसकी कोई निमोनिक करके लन कर देना। अगर पुष्प कल्प से साधित स्नेह है तो उसमें भी मात्रा 1:8:32 है, और दूध दही तक्र और मांस रस यूज किया है तो उसमें भी 1:8:32 है। और इसमें बताया 5 या फिर 5 से अधिक द्रव्य हो गए तो क्या करना है, प्रत्येक द्रव्य स्नेह के बराबर लेना चाहिए। मतलब जर अगर अपन स्नेह कितने गुण 4 ये ले रहे तो इसके जो 5 द्रव्य होंगे वो भी 4 4 4 4 4 ऐसे करके मतलब 20 ये हो जाएंगे, ऐसे लेना है। और 5 से कम द्रव्य हो गए तो कुल द्रव्य स्नेह की मात्रा 4 गुना लेनी है। मतलब जो ये है इसके 4 गुना अपन को द्रव लेना है, स्नेह के 4 गुना, ऐसे इसमें बताया है। देन स्नेह सिद्धि लक्षण। सो स्नेह सिद्धि लक्षण क्या है, अग्नि पर डालने से चटचट आवाज नहीं आती। देन मतलब अगर ये स्नेह कल्पना के सिद्धि लक्षण बताया, मतलब कब वो उसको अग्नि से उतारना है वो रहता है। वो पाक हेतु प्रयुक्त औषध कल्क के गंध वर्ण तथा रस से युक्त होना चाहिए। घृत में तेल की शांति होती है और तेल से फेन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। घृत में तेल की शांति तथा तेल से फेन अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। और प्रकार बताए जो स्नेह के पाक के प्रकार है ये, एक है मृदु पाक, दूसरा है मध्यम पाक, और तीसरा है खर पाक। मृदु पाक में कैसे हो जाता है, कल्क के जैसा, मध्यम पाक में हलवे जैसा, दरबी पर चिपकता नहीं है, और खर पाक में निर्या शीरमान तथा वर्ती बनती है। तो मूर्छन। सो मूर्छन द्रव्य है हरित की, अमल की, विविध की, मुस्त, हल्दी, मातृलिंग और निमुख। तो मूर्छना के जो ये रहते हैं, मूर्छना का क्या क्या फल रहते हैं, तो आम दोष नष्ट होता है मूर्छना से, दुर्गंध दूर होकर अच्छे वर्ण या फिर सुगंधित हो जाता है, घृत वीर्यवान तथा सुखदायक होता है। और जो स्नेह पाक अपन ने पिछले इसमें पढ़ा था उससे क्या होता है, औषधि के गुण स्नेह में आ जाते हैं, और मूर्छना से ये सब होता है। देन नेक्स्ट है अपनी तिल तेल मूर्छना। सो तिल तेल मूर्छना में मूर्छन द्रव्य है मंजिष्ठा, हरिद्रा, लोद्र, मुस्ता, नलिका, अमल की, विविध की, हरित की, केतकी पुष्प, वटांकुर, हिवेर एंड नीर। जो मात्रा होती है मंजिष्ठ तेल की मात्रा 1/16 भाग तथा शेष द्रव्य 1/4 भाग लेना चाहिए। देन नेक्स्ट है अपना कटु तेल मूर्छना। कटु तेल मूर्छना में मूर्छन द्रव्य हरित की, हरिद्रा, मुस्ता, बिल्वफल, दाड़िम बीज, नाग केशर, कृष्ण जीरक, नलिका, विविध की, मंजिष्ठा और हिवेर।
देन एरंड तेल मूर्छना में भी बहुत सारे द्रव्य है। इसमें मंजिष्ठा, मुस्ता, धनिया, आंवल की, हरित की, बिबित की, अरनी, हिबेर, वन खजूर, वटशृंग, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, नलिका, शुंठी, केतकी पुष्प, दधी, कांजी। और फलग्रुत गर्भ या फिर संतान के लिए यूज करते हैं। सो प्राप्ति के लिए घटक द्रव्य है फलग्रुत के त्रिफला, हरिद्रा, विडंग, विशाला, मेदा, शिरकाबुली, प्रियगुर, आसना, जाति पुष्प, शर्करा, मधुक, दारू हरिद्रा, पिपली, कटफल, ये देख लेना एक बार। और शीर बला तेल में है बला कषाय, बला कलिका, तेल, शीर और जल। इसकी मात्रा है 12 ग्राम और अनुपात है दूध या गर्म जल। देन नेक्स्ट है अपना आवर्तना सिद्धांत। आवर्तना सिद्धांत में क्या बोला है, एक बार जो स्नेह सिद्धि के लक्षण आने के पश्चात उसी स्नेह को पुनः सिद्ध किया जाता है। मतलब जो स्नेह सिद्धि अपन ने पाक किया था, स्नेह पाक, वो होने के बाद फिर से उसको पाक करना और प्रत्येक बार कल को और कात को नया लिया जाता है, जबकि स्नेह जो होता है वो पुराना ही लेते हैं। मतलब अपन ने पात्र में तेल लिया, उसको पहले पूरा स्नेह पाक कर लिया उसका, उसके बाद अपन ने फिर से उसको अपन ने पाक किया, बट हर बार अपन जो कलका और क्वाथ ले रहे वो नया लेंगे, बट जो स्नेह ले रहे वो अपन पुराना ही यूज करते। संधान कल्पना, संधान कल्पना को ही अपन फर्मेंटेशन बोल सकते हैं। इसमें क्या रहता है, द्रव और द्रव्य अथवा वनस्पतिक द्रव्य के साथ अन्न, गुड़ आदि को एक साथ मिलाकर चिरकाल तक रखने के परिणाम स्वरूप निर्मित द्रव्य को आसव अरिष्ट के नाम से जाना जाता है। देन महत्व क्या रहेगा इसका, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसीजर है ये, वाटर सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट के साथ साथ अल्कोहल सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए ये शीघ्र कार्यकारी और सभ्यता अवधि इसकी अधिक होती है। देन संधान कल्पना दो टाइप्स की है, एक मध्य कल्पना है और एक सुप्त कल्पना है। मध्य कल्पना मतलब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सुप्त कल्पना मतलब एसिडिक फर्मेंटेशन। सुरा, सिधु, वारुणी, आसव, अरिष्ट, मैरेय, कोहल। सुप्त कल्पना में आता है सुप्त, कांजिक, तीक्ष्णोदक, सविरोधक और शंडाकी। इसको अपन एक एक को अभी डिटेल में देखेंगे। निर्माण विधि है संधान कल्पना की, एक तो पहले तो अपन को पात्र लेना है, पात्र में क्वाथ, जल, स्वरस आदि द्रव्य लेना है और उसमें गुड़, शर्करा, मधुर इसमें से कोई भी मिक्स करना है। और देन काष्ठ औषधि जो होता है उसको यवकुट कर कर डालना है और 15 से 20 दिन तक पात्र के मुख को बंद करके छोड़ देना है। इसको ही संधान कल्पना बोलते हैं या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। संधान की परीक्षा दो प्रकार की परीक्षा होती है, एक तो संधान के दौरान और एक संधान संप्राप्ति की मतलब कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन और ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, दो ऐसे ये बताइए। ड्यूरिंग फर्मेंटेशन क्या होती है, पात्र में से बुदबुद या सनसनाट की आवाज आती है, प्रक्षेक द्रव्य ऊपर तैरता है और मध्य की गंध आती है। देन कंप्लीशन ऑफ फर्मेंटेशन में क्या आता है, संधान पात्र से शब्द मतलब शब्द नहीं आते हैं, इसके अपोजिट प्रक्षेप द्रव्य नीचे बैठ जाते हैं और गंध, वर्ण तथा रस की उत्पत्ति होती है। देन इसके और एक है बर्निंग कैंडल टेस्ट और लाइम वाटर टेस्ट। तो बर्निंग कैंडल टेस्ट में क्या होती है, संधान पात्र में जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर यदि वह बुझ जाए तो संधान प्रक्रिया होने का पता चलता है। अगर मोमबत्ती जल रही है तो संधान की प्रक्रिया चालू है, ऐसे समझना है। देन नेक्स्ट है अपनी लाइम वाटर टेस्ट। तो लाइम वाटर टेस्ट में क्या होता है, संधान के समय समय CO2 निकलता है, फर्मेंटेशन के टाइम पे CO2 निकलता है, तो लाइम वाटर के पास लेकर जाने से चूने का पानी मिल्की या दूधिया हो जाता है, अर्थात संधान की प्रक्रिया चल रही है। मतलब संधान के समय CO2 निकलती है जिसे लाइम वाटर के पास करने पर इससे बुलबुले निकलते हैं तथा लाइम वाटर दूधिया रंग का हो जाता है। यह संधान की प्रक्रिया होते रहने को बताता है। ये अपन ने ये वाली जो रिएक्शन है वो 12th में पढ़ी थी। आसव और अरिष्ट, आसव और अरिष्ट में क्या डिफरेंस है, ये आसव अरिष्ट मेनली पेपर में पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना। आसव आसव में अपक्व द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जैसे स्वरस वगैरह हो गया, और अरिष्ट में पक्व द्रव्य का प्रयोग करते हैं, जैसे हो गया क्वाथ और फांड। अग्नि द्वारा संस्कारित नहीं होता है आसव, क्योंकि इसमें स्वरस है, स्वरस को अपन अग्नि नहीं देते, और ये स्वरस है इसलिए गुरुपाकी भी है। अग्नि द्वारा संस्कारित होता है और लघुपाकी होता है, ये इनमें डिफरेंस है मेनली। देन नेक्स्ट कल्पना है अपनी पथ्य कल्पना। पथ्य कल्पना जो कि शारीरिक स्रोतों में हानि करने वाला न हो और मन को भी प्रिय हो, उसे पथ्य कहते हैं।
जो मन के स्रोतसों को हानि नहीं करता है और मन को भी प्रिय हो, उसे पथ्य कहते हैं। यदि मात्रा, काल, क्रिया, भूमि, देह, दोष इन सबको ध्यान में ना रखे तो पथ्य द्रव्य भी अपथ्य हो जाता है। महत्व पथ्य द्रव्य जैसे कि यवागु हो गया, मंडपेय, विलेपी, यूष हो गया, इन सबको क्या बोलते हैं? पथ्य बोलते हैं, जो कि अपन अनुपान के इसमें भी देते हैं पथ्य द्रव्य को। महत्व यदि पथ्य आहार का सेवन किया जाए तो औषधि सेवन की कोई आवश्यकता नहीं होता है। मतलब पथ्य आहार लेंगे तो अपन को औषधि सेवन की गरज नहीं होती है। अगर अपथ्य आहार का सेवन किया जाए तो औषध सेवन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तथा यदि मतलब अगर पथ्य द्रव्य खा रहे और अपन ने अपथ्य आहार का सेवन भी कर लिया तो भी औषध सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे इधर बताया। देन इनके भेद बताइए, पथ्य के भेद। पथ्य के भेद में पहला है शुक धान्य, मतलब जो धान से जो बनते नहीं है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ऐसे शुक धान्य इधर से आएंगे। मतलब इसमें यवागु पेय, मंडप पेय, विलेपी आते हैं, ये अपन देखेंगे अभी इसमें क्या डिफरेंस है वो। देन शमी धान्य युक्त, मतलब जो पल्सेस दाल वगैरह हो गया उसको शमी धान्य बोलते हैं, उससे बनता है यूष। शमी धान्य एवं शुक धान्य युक्त खंड और कामली, ये भी याद करना। फल युक्त में आता है राग और शाड़, और दधि युक्त में आता है तर्क, मंथित और छचिका। ये अपन सभी अभी डिटेल में देखेंगे। देन पथ्य कल्पना के प्रकार है क्रूत और यकृत, ये अपन ने इसके पहले भी देखा था एक बार। तो क्रूत मतलब संस्कार किया जाता है, उसको क्रूत बोलते हैं, और जो अक्रूत होता है उस पे संस्कार नहीं किया जाता है। मंडपेय, विलेपी, यवागु, इसको अपन पहले शॉर्ट में देख लेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है, देन अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मंड में क्या रहता है? अपन चावल ही रहता है, द्रव नहीं, चावल नहीं रहता है और द्रव पूरा रहता है मंड में। पेय में क्या रहेगा? अल्प चावल के कण रहते हैं और इसमें भी द्रव रहता है। विलेपी में ज्यादा चावल के कण रहते हैं, और यवागु में पूरा पूरा चावल और थोड़ा द्रव का पार्ट रहता है, और इसमें 14 गुना जल लेते हैं। इसमें भी 14 गुना जल है, विलेपी में 4 गुना जल है, और यवागु में 6 गुना जल की मात्रा है। ये इसमें मेनली डिफरेंस है। इधर पूरा पूरा चावल है और इधर द्रव्य है, फिर इधर अल्प चावल है, इधर चावल के कण है, और इधर पूरा पूरा चावल है। यही इसमें डिफरेंस है। 14, 14, 4 और 16 गुना जल की मात्रा है। अब फर्स्ट है मंड कल्पना। मंड कल्पना में क्या रहता है? चावल रहित द्रव्य को मंड कहते हैं। जल की मात्रा होती है 14 गुना। आचार्य शारंगधर ने 2 मंड की ये बताई है, एक वाटमंड और एक लाजामंड। वाटमंड यव को बारीक कर भूनकर 14 गुना जल में पाक करते हैं, उसे ही वाटमंड बोलते हैं। ये काय में यूज होता है? कफपित्तहर होता है, कंठ्य होता है, पित्त का प्रसाधन करता है। देन लाजामंड क्या करता है? लाजा या तांडुल को भूंज कर निर्मित करते हैं, और ये कफपित्त नाशक होता है, पिपासा और ज्वर का नाश करता है। देन नेक्स्ट है अपना पेय कल्पना। पेय कल्पना में अपन ने क्या देखा था? अल्प चावल के कण थे इसमें भी। 14 गुना जल को लेकर चावल सिद्ध करते हैं, इसमें द्रव भाग अधिक रहते हैं, और एवं चावल के सिद्ध कण अल्प मात्रा में इसको ही पेय कहते हैं। देन यवागु में क्या देखा था अपन ने? पूरा पूरा चावल ही रहता है। शुक धान्य द्वारा निर्मित 1:16 जल की मात्रा चरक जी ने बताई है, और 1:6 चरक जी ने, और 1:16 शारंगधर जी ने बताया। निर्माण विधि क्या है? 1 भाग तंदूर लेना है और 6 भाग जल लेना है, और इसको पाक करना है अर्धा शेष रहने तक। इसको ही यवागु बोलते हैं। सुश्री जी ने यवागु के भेद में मंडपेय, विलेपी बताई है, और अष्टांग हृदय के अनुसार 4 है: मंडपेय, विलेपी और ओदन। देन विलेपी में चावल से निर्मित कल्पना, जिसमें द्रव भाग अति अल्प तथा चावल घन मात्रा में हो, इसको चाट्टे लेय को, मतलब इसमें चावल के कंद रहते थे और 4 गुना जल अपने ऊपर देखा था। तर्पण, ब्रुहन, हृदय, मधुर, पित्त का नाश करने वाली होती। देन अन्न और ओदन, अर्थात द्रव रहित सिक्त को ओदन कहते हैं। अक्षिण तंडुल लेना है अपन को, और 5 गुना जल लेना है, पाक करके छान लेना है। पका हुआ चावल जो रहता है उसको ही अपन ओदन बोलेंगे। देन खिचड़ी और कृषरा, निर्माण विधि है चावल, मूंग, उड़ीद, ये लेना है अपन को, और 6 गुना जल लेना है। ये शुक और शिंबी धान्य की जो ये इसमें थी वही कल्पना है। 6 गुना जल लेकर इसको पाक करना है, और घन स्वरूप यवागु को ही कृषरा,
इसको अपन खिचड़ी बोलते हैं। देन युषकल्पना शिंबी धान्य जैसे मूंग, मसूर, अरहर से निर्मित की जाती है। निर्माण, शिंबी धान्य लेना है और 16 गुना जल लेना है, उसको पाक करना है कब तक, 1/2 और 1/4 शेष रहने तक, और फिर 1 तोला पिपली और शुंठी लेकर छान लेना है, उसी को ही अपन यूज बोलेंगे। काश्यप जी ने रसों के अनुसार यूज के प्रकार 2 बताए हैं, कषाय मधुर, कषाय आम्ल। अतिरिक्त रसों के अनुसार 50 है, दोषों के अनुसार 75 है। चरक सुश्रुत जी ने 2 भेद बताए, कृतयुष और अकृतयुष। कृतयुष मतलब संस्कारित और अकृत युष मतलब असंस्कारित, मतलब फोड़नी वगैरह देते हैं, वैसे अपन याद कर सकते हैं। तक्र, तक्र अमृत के समान हितकर होता है, ऐसे बताया। परिभाषा क्या है, दधी को मंथने के उपरांत उससे स्नेह निकालकर उसमें आधा भाग पानी मिलाने के उपरांत अधिक गाढ़ा द्रव्य को ही तक्र कहते हैं। पहले दधी लेंगे अपन, उसको मंथ लेंगे, उससे मक्खन निकाल लेंगे पूरा, और उसके बाद जो आधा भाग उसमें पानी मिलाएंगे और उसको जो बोलते हैं उसको ही तक्र बोलते हैं। भाव मिश्र ने 1/4 भाग पानी मिलाने को बताया। देन भेद, भेद क्या है, वृक्ष तक्र, अर्ध स्नेह युक्त तक्र और पूर्ण स्नेह युक्त तक्र। वृक्ष स्नेह में संपूर्ण मक्खन निकाल लेंगे, आधा मक्खन निकाल लेंगे, और संपूर्ण स्नेह युक्त में पूरा मक्खन रहने देंगे अपन। गोल, ये अपन को एमसीक्यू में वगैरह पूछा जा सकता है, मतलब कितने भाग इसमें पानी की दही से अधिक मिलाना है, दही से आधा मिलाना है, ये ऐसे पूछते हैं। छचिका भी पूछते हैं मेनली। गोल, गोल में क्या है, मलाई के साथ बिना पानी मिलाए मंथन करने को। मलाई मलाई के साथ ही उसको मंथना है, विदाउट पानी मिलाए, उसको घोल बोलते हैं। मंथित, मंथित में दही से मलाई निकाल कर पानी मिलाए, मतलब जो इधर किया था उसके अपोजिट करना है। मलाई के साथ पानी नहीं मिलाना था, इधर मलाई निकाल कर पानी मिलाना है, इसको ही मंथित बोलते हैं, और मंथन भी करना है। उद्वश्वित मतलब दधी के आधा मात्रा में जल मिलाकर इसको भी मंथन करना पड़ेगा। छचिका में दधी से अधिक मात्रा में जल मिलाकर बनने वाली कल्पना को छचिका बोलते हैं। छचिका में अधिक मात्रा, दधी के आधा मात्रा ऊर्ध्वश्वित में, मंथित में इसको मलाई निकालकर पानी मिलाना है, और घोल में मलाई के साथ पानी नहीं मिलाना है। देन नेक्स्ट है अपना खंड और कामली, इसको ही यूष विशेष भी बोलते हैं, क्योंकि यूष निर्माण में अपन ने जल का प्रयोग किया था, पर खंड में अपन तक्र का प्रयोग करेंगे, और कामलिक में अपन मस्तु का प्रयोग करेंगे जल के अलावा, उसको ही खंड कामलिक बोलेंगे। खंड के 2 प्रकार है, सतक्रशम धान्य और सतक्रशम। देन राग और शाड़, राग और शाड़, राग में क्या क्या यूज करते हैं, सीता, रुचक, सेंधा, नमक, कुक्षा, अम्ल, जम्बू फल रस, राई से युक्त यूष को ही राग बोलते हैं। और शाड़ मधुर, लवण तथा अम्ल रस के सहयोग से बनते हैं और विभिन्न प्रकार के होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने विशेष यूष को राग शाड़ भी बोला। देन निर्माण विधि, निर्माण विधि क्या बताई है, कच्चे आम को छिलकर टुकड़े करना है, और पात्र में पकाते समय पानी के साथ पकाना है उसको। पक जाए तो उतारकर उसमें मरीच, एला, कपूर डाल देते हैं, और एक मिट्टी के पात्र में घृत का लेप करेंगे और सुरक्षित रख देते हैं। मतलब मिट्टी का जो पात्र रहेगा उसको घृत का लेप करेंगे अपन, और उसमें जो ये है उसको रख देंगे। सो पहले कच्चा आम लेना है, उसके टुकड़े करना है, उसको पात्र में पकाना है पानी के साथ, और फिर उसमें नीचे उतारकर ये सब कर डाल देना। देन राग और शाड़ों के 3 टाइप्स है, चूर्ण शाड़, कल्क शाड़ और गुटिका शाड़। चूर्ण शाड़ों में जंगली बेर, आम्रचूर्ण, चीनी समभाग लेना है, और उसमें मातृलिंग, नींबू सरस की भावना देनी है, और धूप में सुखाना है, सेंधव मिक्स करना है, और चूर्ण रख देते हैं। चूर्ण करके अपन रख देंगे। कल्कशाड़ो कपित, तिकटू, मधु तथा शर्करा को पीसकर कल्कवत कर लेते हैं। गुटिका शाड़ों में कपित का फल, कच्चा आम्र, द्राक्षा, इमली, दाड़िम, संवरचल, लवण पीसकर चूर्ण कर चीनी मिलाते हैं, और बिजोरा नींबू रस से भावना देते हैं, और गुटिका बनाकर रख देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।